साथियों नमस्कार, मैं अंगी सिरवानी। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए साथियों, आज एक ऐसे शख्स से चर्चा करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति से चर्चा करेंगे और उससे हम आपको मुलाकात कराएंगे जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक सब्जी कार्य के क्षेत्र में उन्होंने एक 3 एकड़ से शुरुआत करके उन्होंने आज 360 एकड़ में कृषि करता है। चलिए उससे हम बातचीत करेंगे, आखिर ऐसा क्या तकनीकी से उन्होंने खेती करते हैं और क्या उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया जो आज 360 एकड़ में उन्होंने खेती करके उन्होंने आज करोड़ों रुपए तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में नाम कमाए हैं। बात भी करेंगे और उससे जानेंगे भी कि उसकी राज क्या है, उसकी तकनीकी क्या है और उन्हें कैसा शुरुआत की। तो हमारे साथ में हमारे बीच में है, आप इसको शायद आप इससे परिचित भी हैं, जानते भी हैं। हमारे साथ में हमारे भाई साहब साहू जी है, उससे बात करेंगे और उससे बात करने के पहले उससे परिचय भी जानेंगे और वो कहाँ का रहने वाला है और कब से शुरुआत किया और वो कैसे शुरुआत की। साहू जी आप सबको नमस्कार। मेरा नमस्कार। साहू जी सबसे पहले तो चर्चा होने से पहले हमारे जनता को आपको परिचय देंगे। मेरा नाम अरुण कुमार साहू जी, मैं ग्राम भूसी डोंगरी का रहने वाला हूँ। ये जो गांव है तहसील नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ का एक गांव है, तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मैं एक किसान घर में पैदा हुआ हूँ और मैं खेती करता हूँ जी। अरुण सारवा जी, आपको तो लोग कौन नहीं जानता, आज ये पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपको पूरे देश जानता है। आखिर इसका राज क्या है? मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ और मैं पहले धान की खेती किया करता था जी। लगभग 2007 से मैं सब्जी की खेती में आया। सर्वप्रथम मैं 3 एकड़ में सब्जी की खेती किया। उस समय ये जो आधुनिक तकनीक है उसका उपयोग नहीं किया था। मैं फ्लड इरिगेशन से ही करेला लगाया हुआ था और उसके बाद से मुझे लगा कि ये एक अच्छा खेती का वो है फील्ड है जिसमें मुझे काम करना चाहिए। और उसके बाद मैं आधुनिक खेती को समझा और फिर उस क्षेत्र में आया और फिर धीरे धीरे पहले 3 एकड़ से 10 एकड़ 10 एकड़ से फिर उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते आज लगभग 360 एकड़ में खेती करता हूँ जी। सारवा जी आप बता रहे थे कि मैं एक 3 एकड़ से शुरुआत करके आज 30 एकड़ में मैं खेती करता हूँ। इसमें आप क्या चीज़ का खेती करते हैं? मैं सब्जी की खेती करता हूँ और कुछ फलों की भी खेती करता हूँ। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जाम की खेती हो रही है। मैं सर्वप्रथम 3 एकड़ में करेला लगाया था, उसके बाद 10 एकड़ में मिर्ची का खेती स्टार्ट किया और उसके बाद फिर लगभग 50 एकड़ में मिर्ची लगाया और ऐसा करते करते उसको बढ़ा के आज जो है सभी सब्जियों की खेती करता हूँ, जिसमें मुख्यतः टमाटर की खेती है, खीरे की खेती है, लौकी की खेती है, करेला भी लगता है, फूलगोभी लगता है। तो ऐसे सभी जो वेजिटेबल है उसकी खेती करता हूँ और मुख्य मेरा जो है गर्मी के दिनों में टमाटर की खेती रहती है। सारवा जी आपने ऐसा बताया, अभी टमाटर की खेती है, अभी जैसे आपके बाड़ी में जाम का खेती है, ठीक है, मिर्ची की खेती है, बहुत सारे आप वेजिटेबल की खेती किए हैं। आप एक चीज़ बताएंगे, जैसे आपको लोग जानते हैं कि टमाटर की खेती में शायद उस टमाटर की खेती में बहुत सारे उस समय अच्छे एक रेट में गया जिससे आपको मुनाफा भी हुआ है। मैं समाचार और कुछ चैनलों में यूट्यूब में भी देखा था कि एक अरुण सारवा जी करोड़ रुपए पैसा कमा रहे हैं। सर आप ये बताएंगे कि वो टमाटर की खेती जो है आपने कैसे शुरुआत की? टमाटर की खेती सर्वप्रथम मैं कुछ एरिया से स्टार्ट किया हुआ था गर्मी के दिनों में जी। सर्वप्रथम मैं तो 3-4 एकड़ में स्टार्ट किया उसको और उसके बाद फिर मुझे लगा कि जो टमाटर का डिमांड है गर्मी के दिनों में काफ़ी अच्छा रहता है, तो मुझे लगा कि उसका जो एरिया है उसको बढ़ाना चाहिए और फिर मैंने 3 एकड़ से फिर लगभग 50-60 एकड़ में उसको किया। फिर मुझे लगा कि यार मई और जून में इसकी डिमांड अच्छी रहती है, तो मुझे दूसरे फसल को न लगा के इसको बढ़ाना चाहिए, ऐसा लगा। और जिस समय की आप बात कर रहे हैं आज से 2 साल पहले, जब टमाटर का भाव 200, 250, 300 रुपये तक गया था,
तो उस वर्ष मैंने 150 एकड़ में टमाटर की फसल ली हुई थी। अच्छा। और कुछ ऐसा कहना चाहिए आपदाएं आई थी उस समय कि कई जगहों पे फसल नष्ट हुआ था, तो उसके कारण मार्केट में उसकी सप्लाई बहुत कम हुई थी और उसका काफ़ी अच्छा दाम भी मिला था। और हमारी भी फसल पूरे इंडिया में, जैसे आज़ादपुर मंडी, दिल्ली, इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पे हमारा जो टमाटर गया हुआ था और अच्छा रेट भी मिला था। नहीं, बहुत बढ़िया सारवा जी। सारवा जी, मैं एक चीज़ आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर मैं अभी आज के इस उम्र में बात करूँ जी, तो ये तो आपको खेती करते ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा। ये जो आप खेती कर रहे हैं, ये आपसे शुरुआत हुआ या आपसे कोई पूर्वजों या किसी के द्वारा शुरुआत हुआ था? क्योंकि मैं एक किसान के घर में ही पैदा हुआ हूँ। हमारे घर में खेती तो पूर्वजों से हो रही है, लेकिन धान की खेती होती थी, सब्जी की नहीं होती थी। जब मैं पढ़ाई करता था, 20-22 वर्ष का था, तो उस समय हम लोग धान की खेती करते थे। घर में हमारे पूरे परिवार के लोग मिल करके धान की खेती किया करते थे। उस समय जो गवर्नमेंट है धान की खरीदी नहीं करती थी छत्तीसगढ़ में, तो दाम अच्छे नहीं मिलते थे उसके, और टेक्नोलॉजी भी उतना ज़्यादा नहीं था, जिसके चलते बहुत तकलीफ़ें होती थी। मज़दूरों का प्रॉब्लम, उत्पादन होने के बाद में उसको बेचने का प्रॉब्लम, दाम न मिलना, और फिर उस समय जो हार्वेस्टिंग के लिए जो संसाधन है वो नहीं हुआ करते थे, तो अनेक प्रकार की तकलीफ़ें हुआ करती थी। अचानक मौसम ख़राब हो गया, हार्वेस्टिंग का टाइम है तो फसल बर्बाद हो जाता था। तो वो सब समस्या देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ खेती तो करूं, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। और उसी के चलते मुझे जानकारी हुआ कि सब्जी की खेती जो है ड्रिप सिस्टम के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम है उसके माध्यम से होती है, और ये अच्छा टेक्निक है जिसके माध्यम से खेती किया जाए। और सब्जी की खेती करें तो अचानक जो बारिश होती है जिसमें हमारे फसल ख़राब हो जाते हैं, तो उनसे थोड़ा वो जो तकलीफ़ है उससे मुझे थोड़ा निजात मिलेगा, ऐसा मुझे लगा। और मैंने फिर इस क्षेत्र में काम चालू किया, और मैं जो है 2007 से खेती कर रहा हूँ। 2007 से मैंने सब्जी की खेती प्रारंभ कर दी थी, और उसके बाद मैं धीरे धीरे इस कार्य को सीखते चला गया, और सीखते समझते फिर अपना जो स्टार्ट 3 एकड़ से हुआ था उसको बढ़ाते बढ़ाते 360 एकड़ तक अच्छा किया। सारा जी, मैं एक चीज बात करना चाहूंगा आपसे जी कि आप जब ने शुरुआत की खेती की, जी, उस समय के आपके आर्थिक स्थिति और आज के आर्थिक स्थिति में क्या अंतर है? जब शुरुआत किया तो उस समय क्या है, हम लोग लगभग 8-10 एकड़ में धान की खेती किया करते थे, और धान की खेती में उस समय ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, और हमारा परिवार भी बड़ा था। मेरी 4 बहनें, मम्मी पापा, मैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई, मेरी पढ़ाई लिखाई, और घर के सारे खर्चे, तो वो 8-10 एकड़ की खेती में मतलब हमारा जीवन चल जाता था, बस ऐसा ही हमारी आर्थिक स्थिति थी। जी। तो निसंदेह मेरे उसको धान की खेती को परिवर्तन करने से, सब्जी की खेती में आने से मेरा आर्थिक विकास हुआ है। और उस समय जो हम कहना चाहिए अभाव में रहा करते थे, वो आज ऐसा स्थिति नहीं है, और काफ़ी फायदा हुआ है इन सब की खेती करने से। अच्छा, तो एक बदलाव आया है। बदलाव आया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सारवा जी। जैसे कि आपने बताया कि पहले जो आर्थिक स्थिति था वो बहुत एक सीमित था, जी। आज कहीं ना कहीं इसके एक मुनाफे के चलते आपने एक अच्छा कंडीशन में है। जी तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा सारवा जी, जैसा कि आपने खेती किया, जी आपका सामाजिक क्षेत्र में जी ऐसा कोई योगदान है जैसे आप जो कर रहे हैं? जैसे कि मैं कहना चाहूंगा, जैसे कहना चाहिए जो एक कमार जनजाति है, जी उसके लिए आपने कुछ ऐसा कोई तरीका अपनाया है या इसके लिए कुछ कर रहे हैं? जी, आपको शायद अवगत है उस संबंध में। मैं खेती करने के साथ साथ मेरा एक वो सोच रहती है
कि मैं समाज के लिए या देश के लिए कुछ कर पाऊँ, ज़्यादा बड़ा ना तो छोटा सा कार्य कर पाऊँ, ये मेरी मानसिकता रहती है। और इस क्षेत्र में सदैव लगा रहता हूँ, समर्पित भाव से लगा रहता हूँ। उसी के चलते ये जहाँ ये अभी हम लोग ये सांकरा बस्ती में हैं, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर में जंगल में एक कमार जनजाति का पूरा गांव बसा हुआ है। और उस गांव को आप देखोगे तो लगेगा कि हम शायद 200 साल पहले जो हुआ करती थी भारत, वहाँ जी रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। अभी भी आप जाएंगे तो अभी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो एक प्रोग्राम है कि सबको अपना आवास मिले जन मन के तहत, तो उसके तहत पूरे गांव के लिए पक्का घर बनना जो है तय हुआ है। तो घर तो बनना है, घर तो पहले भी बनते थे, अभी भी बन रहे हैं, लेकिन हमने इसमें क्या ये है कि हम उस गांव को एक बेहतर कॉलोनी के रूप में डेवलप करेंगे। एक जैसे हम देखते हैं शहरों में एक वेल डेवलप कॉलोनियाँ जो होती हैं, जिसमें एक एंट्रेंस के लिए गेट रहता है, पूरा जो कॉलोनी है एक कहना चाहिए बैरिकेटेड रहता है, और उस कॉलोनी में जो घर हैं वो सर्व सुविधा युक्त रहती हैं। उस घर में मतलब किचन होता है, मॉड्यूलर किचन, और फिर टाइल्स लगा हुआ घर, पेंट पुट्टी किया हुआ, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वैसा हम उनको बना के दे सके, ऐसा हम उसमें काम कर रहे हैं। तो वो हमारा जो वहाँ जो घर बन रहे हैं कमार व्यक्तियों के लिए, वो घर बनना था 1 BHK है ना, 360 स्क्वायर फीट का बनना था, जो काफ़ी कम था। इसको हम लोगों ने बढ़ा के 500 स्क्वायर फीट का बना रहे हैं, उसको 2 BHK कर रहे हैं। उस घर में 2 रूम है, एक हॉल है, एक मॉड्यूलर किचन है, और उसमें उन लोगों को जो पानी भी है सिंक में, उसके वो उनके किचन में मिलेगा। अच्छा, है ना। और उनके जो घर हैं में टाइल्स लगे हुए होंगे, पेंट पुट्टी किया हुआ होगा, बाहर टेक्सचर भी किया हुआ होगा। ये तो घर हो गया। और घर को हमने पूरे प्लानिंग के तहत, एक डिजाइनिंग के तहत पूरा उसको बना रहे हैं। उसके साथ चारों तरफ पाथवे होगा, चलने के लिए रोड होगा, और उसके बाद के लिए बीच में गार्डन डेवलप कर रहे हैं। गार्डन में मंदिर भी होगा, लोगों को बैठने के लिए वहाँ चेयर्स भी होंगे, और जो बच्चे हैं उनको खेलने और वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए उनके जो सामग्रियाँ हैं वो भी होंगी। और साथ ही साथ वहाँ जैसे हम देखते हैं शहरों में कॉलोनी में ही सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मार्केट रहता है, दुकानें रहती हैं, तो वो सारा चीज़ हम वहाँ करना चाहते हैं। और इसको करने के पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो देश है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक इसको विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत हमारा देश तभी बनेगा जब ये दूर के अंतिम स्तर के जो गांव हैं डेवलप होंगे, जिनमें सारी सुविधाएं उनको मिलेगी, तभी हमारा देश एक विकसित भारत कहलाएगा। और इसी विकसित भारत के सपना को जीते हुए मैं भी एक छोटा सा विकसित भारत के कार्यक्रम में योगदान है मेरा। और ये इस उद्देश्य से भी मैं कर रहा हूँ कि ये डेमो बने और ऐसे पूरे देश में ये कम से कम फॉलो हो। ये देश में फॉलो हो, हमारे छत्तीसगढ़ में फॉलो हो, हमारे भारत में पूरे जहाँ भी ऐसे गांव हैं जो 50 लोगों का 100 लोगों का ऐसा गांव है जहाँ विशेष रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति लोग रहते हैं, जिनका जीवन स्तर एकदम पिछड़ा हुआ है, उनके लिए हम ऐसा एक माहौल तैयार करें, ऐसा रहने का एक कॉलोनी बनाएं, तो निसंदेह उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और डेवलप होगा, और हमारा जो देश है वो 2047 तक विकसित होगा।
नहीं, बहुत अच्छा सोच है सर्वजी। जैसे कि आपने जो आर्थिक स्थिति से जो कमजोर है जी। उसको उठाने के लिए एक अच्छा प्रयास है। जी। मैं इसमें कहना चाहूँगा आपसे, जी। जैसे कि आज युवाओं बहुत सारा है जो बेरोजगार हैं जी। और उनको ये कहीं ना कहीं रोजगार कर सकता है। जी। तो आपके द्वारा ऐसा कोई प्रशिक्षण या कोई करने का कोई तरीका या आपके द्वारा कोई ऐसा कोई सुझाव दिया गया हो? हाँ, इसमें जैसे ये आपको बताया कि मैं 2007 से ये खेती कर रहा हूँ। जब मैं ये खेती स्टार्ट किया उस समय हमारे ज़िला में कहीं भी ऐसा खेती नहीं होता था। मुझे सीखने के लिए दूर जाना पड़ता था, मुझे देखने समझने के लिए दूर जाना पड़ता था। चूँकि मैं 2007 में जब स्टार्ट किया, उसके बाद निरंतर इसको बढ़ाते चला गया और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ पढ़े लिखे हैं, जो मेरे परिचित के हैं और उसके बाद फिर मैं विभिन्न जगहों में खेती करता हूँ, कई लोगों से फिर पहचान बढ़ा। तो जो लोग देखे और उनको भी लगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना है, तो जिनके मन में विचार आया मैं उनको सदैव प्रमोट करते रहा हूँ। मैं उनको हमेशा ये सलाह देते रहा हूँ कि भई आप लोग भी कर सकते हो, अगर आपके पास खेती की व्यवस्था है और काम की तलाश है तो ये एक अच्छा अवसर है जिसमें आप आके कर सकते हो। ये एक बेहतर कहना चाहिए रोज़गार है, जिसको अपनाना चाहिए, करना चाहिए और बहुत सारे किसान अगर आप देखेंगे नगरीय क्षेत्र में, तो सैकड़ों किसान जो मेरे उम्र के हैं, मेरे से छोटे हैं, इस फ़ील्ड को अपनाएँ और अपना रोज़गार का एक अच्छा अवसर बनाए हैं। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखा, किसी से सीखा, मैं भी उसको लोगों को सिखाते चलूँ और लोग भी बेरोज़गारी के तरफ ना जाके इसको अपना रोज़गार मान के ऐसा कार्य करते चलें। तो यहाँ जब ने 3 एकड़ से खेती शुरुआत करके आपने आज 360 एकड़ में खेती कर रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो किसी प्रकार की ऐसे कोई दिक्कतें आती है, कोई इसको चुनौती का सामना करना पड़ता है? हाँ, ये अगर इस मैटर पे अगर बात करें तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें चुनौती ना आता हो। हाँ। और क्योंकि ये खेती का काम है, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग सबको मालूम है कि ये जो है बहुत ही चुनौती भरा कार्य होता है, क्योंकि ये जो कार्य है ये ओपन फील्ड में होता है, खुले आसमान के नीचे होता है। तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो हमको प्रभावित करती है और उन सब चुनौतियों से लड़ते हुए खेती होता है। तो आप जैसे चुनौती में देखेंगे तो कभी अचानक अधिक बारिश हो जाना या फिर किसी समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना, धूप अधिक हो जाना या फिर कभी तूफान आ जाना। ये जो परिस्थितियाँ जो बनती है ये फसलों को बहुत प्रभावित करती है। अधिक ठंड लगना, ओला गिरना, पाला गिरना, ये सारी चीज़ें जो है ये सब फसलों को प्रभावित करती है। और उसके साथ साथ में एक बड़ा चुनौती रहता है मार्केट। मार्केट जो है, मार्केट में जो रेट है वो डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिमांड जो है स्थिर रहता है, तो उसकी वजह से इसके रेट काफ़ी नीचे हो जाते हैं। क्योंकि ये जो कहना चाहिए एक कच्चा प्रोडक्ट है, इसको हम ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रख नहीं सकते, तो जो रेट मिले उस रेट में बेचना है और फिर चाहे फ़ायदा हो ना हो बेचना ही है। ये परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो ये भी एक चुनौती रहता है। साथ ही ये जो खेती का जो कार्य है ये टोटल डिपेंड करता है मज़दूरों के ऊपर। तो मज़दूरों की जो उपलब्धता है वो भी समय समय पे कम ज़्यादा होते रहता है, वो भी एक प्रभावित करता है इस कार्य को और वो भी एक बड़ा चुनौती रहता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के चुनौतियां हैं जिनको जिनसे लड़ते हुए उसको खेती करना पड़ता है। हाँ। जैसे कि सर्वर जी ये कहना चाहिए, अगर इस सेवा क्षेत्र में बात करूं तो आप एक मॉडल के रूप में हैं। आपसे सीख करके इस क्षेत्र में ऐसे कितने लोग हैं जो वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं? अब एग्जैक्ट गिनती तो खैर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं, कोई 20 वर्ष का, 22 वर्ष, 25, 30, 40 मेरे उम्र के लोग, काफ़ी सारे लोग हैं जो इस क्षेत्र में आके खेती कर रहे हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं और इसे अपना
रोजगार का माध्यम बनाकर लोग कर रहे हैं और निरंतर इसमें लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। और आने वाला समय ऐसा है कि आपको जो पुराने जो पारंपरिक विधि से जो खेती होती है, मतलब इसको कौन से खेती कहना चाहिए? ये आधुनिक खेती हम इसको बोलेंगे, है ना। आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये हो रहा है, या फिर अपन इसको मॉड्यूलर खेती भी बोल सकते हैं। अच्छा। है ना। तो ये अब जो है बढ़ते जा रहा है। अब जो है अनाज की खेती, सब्जी की खेती, फलों की खेती जो है आधुनिक तरीके से ही होने लगेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर जब आया सारवा जी, तो बहुत से जैसा यहाँ पर हम देख रहे थे आपका जो फॉर्म है जी, इसमें बहुत सारा ऐसा जो टेक्निक लगा है, उस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा हम दिखाते हुए बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यही दिखा दूं, ये आप जिस प्लॉट पे खड़े हुए हैं, अच्छा। ये फल का बगीचा है जी। ये जाम है ये? जी, जाम का बगीचा है। अब इसमें ये कहना चाहिए, इसमें पैकेट बंधा हुआ है जी, इसमें इसको क्या कहना चाहिए? ये इसको हम लोग कहना चाहिए बैगिंग बोलते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको जैसे ये एक शाखा है, अच्छा। इसमें जब फलें आती हैं तो 8-10 फल एक शाखा में आ जाती है। तो हम एक फल को छांट के, अच्छे फल को रख के बाकी सब फलों को हटा देते हैं। अब उसके बाद फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसके उस फल के ऊपर में फोम नेट लगा देते हैं। फोम नेट के ऊपर में एंटी फॉग झिल्ली है, उसको लगा देते हैं। उसके ऊपर में ये पेपर लगा देते हैं ताकि उस फल को डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, डायरेक्ट उसका जो संपर्क है हवा से ना हो, डायरेक्ट उसका जो संपर्क है बाहर के जो तापमान है उससे ना हो, और बाहरी जो कीट है, फंगस है, उससे वो सुरक्षित रहे। इसके लिए हम इसको ऐसा एक बैगिंग करके रखते हैं। और इस बैगिंग करने से फायदा ये होता है कि हमारा जो फल है उसका जो साइज है एक समान आता है, उसका शेप बढ़िया बन के आता है। साथ ही साथ उसका जो कलर है वो अलग अलग नहीं रहता, मतलब पूर्णतः एक कलर में अच्छे शाइनिंग के साथ में उसका फल जो है हमें प्राप्त होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सारवा जी, आपने बहुत उन्नत खेती के बारे में बताया। और मैं कहना चाहूँगा कि आज के युवाओं को, आज को जो बेरोजगार हैं उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम रोजगार के ऊपर बात करें तो इस दुनिया में अनेकों काम हैं जो हमें करना चाहिए। रोजगार मतलब अपने जीवन यापन के लिए धन की व्यवस्था करना ही रोजगार है। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप काम करो, चाहे कोई भी काम हो, अच्छे से करो। हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी है, हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं। आप लगन के साथ में, अच्छी मेहनत के साथ में काम करेंगे तो हर क्षेत्र में आपको अपने जीवन यापन के लिए धन का जो व्यवस्था है वो होगा। तो इंसान को किसी एक ही काम को करने का मन बना के नहीं चलना चाहिए। जो भी काम है, जो काम उनको मिल जाए वो काम करना चाहिए और उसको रोजगार समझ के करना चाहिए। और बेरोजगार खाली नहीं बैठे रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सारवा जी, आपने